ये अपडेट उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खास है जो बजट, वेतन आयोग, भत्तों फिटमेंट फैक्टर और 18 महीने के लंबित एरियर की सच्ची स्थिति समझना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जो बातें आधी अधूरी बढ़ा चढ़ाकर या बिना दस्तावेज के फैलाई जाती हैं, उनसे अलग यहां हम सिर्फ वही तस्वीर रखेंगे जो अभी की प्रक्रिया और व्यवहारिक वास्तविकता में दिखती है, ताकि आपकी सैलरी प्लानिंग, ईएमआई, बचत और पारिवारिक बजट सही दिशा में रहे और आप अफवाह के भरोसे कोई बड़ा फैसला न लें। सबसे पहले बजट 2026 की बात, क्योंकि उम्मीदें सबसे ज्यादा यहीं से जुड़ जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद का बजट 17-28 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना बताई जा रही है और 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश हो सकता है। आमतौर पर सत्र की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रपति के संबोधन के साथ होती है और फिर बजट आता है। ऐसे समय में आपको टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ कटौतियों और मिडिल क्लास राहत जैसे शब्द ज्यादा सुनाई देंगे। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और एमएसएमई जैसी चीजों पर निवेश का रोडमैप भी सामने आ सकता है। लेकिन एक सच्चाई ध्यान में रखिए, बजट एक नीति दस्तावेज है और इस एक झटके में सबकी सैलरी दोगुनी, सबको मोटा एरियर फाइनल, कल से पैसा खाते में जैसी पोस्ट अक्सर व्यूज के लिए होती है, आदेश के लिए नहीं। इसलिए अपडेट लेते रहिए और अगर आप ऐसी ही साफ सुथरी जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सही सूचना समय पर मिलना ही सबसे बड़ा फायदा है। अब आते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सबसे अहम बात पर, देरी प्रक्रिया और देरी से होने वाली असली परेशानी। बहुत से लोग सोचते हैं कि आयोग लागू हुआ और उसी दिन से नया वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता। वेतन आयोग या समिति की प्रक्रिया कई चरणों में चलती है, समय लगता है। पहले गठन, फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फिर डेटा कलेक्शन, अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की बैठकों, संगठनों की मांगे, फिर रिपोर्ट तैयार और उसके बाद सरकार का विचार विमर्श, मंजूरी और क्रियान्वयन। कई बार प्रभावित तिथि पहले की रखी जाती है, लेकिन वास्तविक भुगतान बाद में शुरू होता है और तब एरियर बनता है। वेतन और पेंशन का एरियर मिल जाना एक राहत होती है, लेकिन भत्तों के एरियर पर अक्सर सबसे ज्यादा बहस और असमानता दिखती रही है। यही वो बिंदु है जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स को असली नुकसान महसूस होता है। नया बेसिक तय हो गया तो डीएडीआर भी उसी नए बेसिक पर बनता है और कई भत्ते भी उसी से जुड़े होते हैं। लेकिन जब भुगतान देर से शुरू होता है तो पिछली अवधि में बढ़े हुए बेसिक के आधार पर भत्तों का बकाया मिलेगा या नहीं, इस पर स्थिति कई बार सीमित या विवादित रही है। एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन से जुड़े लाभ, ये सब घर के मासिक खर्च को संभालने में सीधे काम आते हैं। इसलिए सिर्फ सैलरी बढ़ेगी सुनकर खुश हो जाना काफी नहीं। भत्तों की दरें, नियम और एरियर नीति भी उतनी ही जरूरी है। कर्मचारी पक्ष की यही मांग रहती है कि नया ढांचा लागू हो तो सिर्फ वेतन पेंशन का एरियर नहीं, भत्तों का भी न्याय संगत भुगतान हो, ताकि बढ़ती महंगाई और वास्तविक खर्च की भरपाई हो सके। अगर आप ऐसी अपडेट्स को रोजमर्रा की भाषा में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि अफवाह और आदेश में फर्क वहीं पता चलता है। अब एक और चर्चा जो बहुत चलती है, वेतन आयोग को चुनाव से जोड़कर देखना। समझिए, वेतन आयोग की टाइमलाइन लंबी होती है और राजनीतिक रणनीति का अनुमान लोग अपने तरीके से लगाते हैं। कभी कहा जाता है कि पार्टी चुनाव से पहले घोषणा होगी, अभी कहा जाता है सरकार दबाव में। लेकिन ये बातें अक्सर अनुमान होती हैं, दस्तावेज नहीं। आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किसी राजनीतिक अनुमान पर नहीं, सरकारी प्रक्रिया और आधिकारिक अपडेट पर आधारित होनी चाहिए। हां,
इतना जरूर है कि जब किसी विषय पर चर्चा तेज होती है, संगठन सक्रिय होते हैं और मीडिया में सवाल उठते हैं, तो सरकार के लिए उस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी हो जाता है। लेकिन निर्णय कब होगा, कैसे होगा, यह सिर्फ आदेश और नोटिफिकेशन से तय होता है। अब बात करते हैं न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की, क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक है जिसके आधार पर पुराने बेसिक को नए बेसिक में बदला जाता है। पिछली बार भी कर्मचारी पक्ष की अपेक्षाएं और सरकार का अंतिम फैसला अलग रहा और बहुत लोगों को लगा कि बढ़ोतरी उम्मीद से कम हुई। इसी वजह से इस बार चर्चा में 2.86 जैसे आंकड़े, अलग अलग संभावित न्यूनतम वेतन और अलग अलग दावे सुनने को मिलते हैं। यहां सावधानी जरूरी है, मांग और निर्णय में फर्क होता है। संगठन मांग रखते हैं, सुझाव आते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की वित्तीय क्षमता, राजस्व स्थिति और व्यापक आर्थिक नीतियों के आधार पर होता है। इसलिए जब तक कोई आधिकारिक संकेत, कैबिनेट निर्णय या दस्तावेज सामने ना आए, एक दिन फाइनल हो गया जैसी भाषा पर भरोसा मत कीजिए। एक आसान तरीका याद रखिए, असली आदेश में मंत्रालय या विभाग का नाम स्पष्ट होता है, संदर्भ संख्या होती है, तारीख होती है और भाषा बिल्कुल साफ होती है। वायरल पोस्ट में अक्सर स्क्रीनशॉट धुंधला होता है, भाषा अजीब होती है और स्रोत गायब होता है। इसलिए किसी भी दावे पर रुकिए, तारीख देखिए, स्रोत देखिए और फिर निष्कर्ष निकालिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर अपडेट पर आपको ऐसे ही फिल्टर करके जानकारी मिले, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग में गलत खबर सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। अब पेंशनर से जुड़ी अहम मांगों पर आते हैं, जिन पर अक्सर चर्चा तेज होती है। पहली, पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि को कम करने की मांग, ताकि पेंशनर्स को जल्दी पूरी पेंशन का वास्तविक लाभ मिल सके। दूसरी, डीआर की गणना के फॉर्मूले को अधिक व्यवहारिक बनाने की मांग, ताकि बाजार की वास्तविक महंगाई का असर समय पर दिखे। तीसरी, अतिरिक्त पेंशन शुरू होने की उम्र सीमा पर पुनर्विचार की मांग, क्योंकि औसत आयु, स्वास्थ्य जरूरतें और खर्च का पैटर्न बदल रहा है। साथ ही डीआर रिवीजन की आवृत्ति को अधिक बार करने की मांग भी सुनाई देती है, ताकि महंगाई के झटके का भार कर्मचारियों और पेंशनर्स पर कम पड़े। ये सभी नीतिगत विषय हैं, इन पर निर्णय तुरंत नहीं होते, लेकिन जितनी संगठित और तथ्य आधारित मांग होगी, उतनी संभावना रहती है कि सरकार इन्हें गंभीरता से देखे। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, 18 महीने के लंबित एरियर की चर्चा। यह विषय इसलिए भावनात्मक भी है और आर्थिक भी, क्योंकि महामारी के दौर में बहुत से परिवारों ने आर्थिक दबाव झेला और कर्मचारी पेंशनर्स इसे अपने अधिकार और भरपाई से जोड़कर देखते हैं। अलग अलग मंचों पर मांगे उठती रही हैं। कुछ जगहों पर कानूनी प्रक्रिया और अदालत से जुड़े घटनाक्रमों का जिक्र भी आता है, तारीखें बताई जाती हैं और यह कहा जाता है कि अब भुगतान तय है। यहां भी नियम वही है, अंतिम परिणाम आदेश से तय होता है, किसी पोस्ट या दावा से नहीं। अगर कहीं जवाब तलब हुआ या वित्तीय भार का आकलन मांगा गया, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि मामला विचाराधीन है, दिशा निकल सकती है। लेकिन एकल से पैसा कहना तब तक सही नहीं जब तक आधिकारिक आदेश ना जाए। यहां एक व्यवहारिक सलाह बहुत काम की है। अगर आप कर्मचारी हैं तो अपनी सर्विस बुक, पे स्लिप्स और पहले मिले किसी एरियर से जुड़े कागज व्यवस्थित रखें। अगर आप पेंशनर हैं तो पीपीओ, बैंक स्टेटमेंट, पेंशन स्लिप और जीवन प्रमाण से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें। किसी भी संशोधन, भुगतान या सत्यापन के समय यही दस्तावेज सबसे पहले काम आते हैं। और जब भी कोई अपडेट आए, उसे अपने विभाग, कार्यालय या बैंक की आधिकारिक सूचना से मिलाकर देखिए। यही आदत आपको गलत दावों से बचाती है। और हां, अगर आप ऐसे ही काम की और साफ जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट
आपके पास सही रूप में पहुंचे। अब एक बार बजट और वेतन आयोग के फर्क को बिल्कुल साफ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम यही होता है। बजट में सरकार कुछ घोषणाएं कर सकती है, कुछ प्रावधान रख सकती है, लेकिन वेतन आयोग का गठन, उसकी शर्तें, रिपोर्ट और क्रियान्वयन एक अलग प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसलिए जरूरी नहीं कि बजट में ही वेतन आयोग पर अंतिम शब्द आ जाए। कई बार बजट में संकेत नहीं होता, फिर भी बाद में अलग से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और कई बार बजट में संकेत मिल भी जाए तो लागू होने में समय लगता है। इसलिए हर स्थिति में याद रखिए, आधिकारिक पुष्टि ही अंतिम सत्य है, बाकी चर्चा और अनुमान है। सुनना ठीक है, लेकिन उसी पर निर्णय लेना जोखिम है। अब भत्तों पर लौटे, क्योंकि आपके मासिक खर्च पर इसका असर सीधे पड़ता है। एचआरए से किराया संभलता है, तिया से यात्रा खर्च, यूनिफॉर्म अलाउंस से कार्य संबंधित जरूरतें और बच्चों की शिक्षा से जुड़े लाभ से फीस किताबें। हर शहर और हर परिवार की जरूरत अलग होती है, लेकिन महंगाई के साथ खर्च बढ़ता जरूर है। इसलिए कर्मचारियों की नजर सिर्फ बेसिक पर नहीं रहती, बल्कि यह भी देखना होता है कि नए ढांचे में भत्तों की दरें और नियम कैसे होंगे। और अगर एरियर नीति में भत्तों को सीमित रखा गया तो पिछली अवधि में बढ़े हुए खर्च की भरपाई नहीं हो पाती। यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं, नीति और न्याय का भी बन जाता है। फिटमेंट फैक्टर को एक सरल उदाहरण से समझिए। अगर फिटमेंट फैक्टर अपेक्षाकृत कम रखा गया तो बेसिक में उछाल सीमित रहेगा और डीआईडीआर की गणना भी उसी आधार पर होगी। कुल फायदा कम महसूस होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर बेहतर रखा गया तो बेसिक में अच्छा उछाल आएगा और डीआईडीआर भी बढ़े हुए बेसिक पर बनकर कुल लाभ बढ़ाएगा। इसलिए इस बहस का वजन बढ़ा है। लेकिन फिर वही बात, अभी जो आंकड़े सोशल मीडिया पर तैरते हैं उनमें से कई अनुमान होते हैं। खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें, लेकिन किसी एक संख्या को पकड़कर निश्चित मत मानिए। 18 महीने के एरियर पर एक और वास्तविक पहलू समझिए। सरकार अक्सर वित्तीय भार का हवाला देती है, क्योंकि एक साथ भुगतान से राजकोषीय दबाव बढ़ता है। दूसरी तरफ कर्मचारी और पेंशनर्स इसे वैध हक मानते हैं। इसी बीच एक व्यवहारिक समाधान की बात भी आती है, जैसे चरणबद्ध भुगतान या किसी समय सीमा में किस्तों के जरिए समाधान। यह सब बातचीत, मंचों और प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ता है। इसलिए यहां धैर्य भी जरूरी है और जागरूकता भी। धैर्य इसलिए कि प्रक्रिया समय लेती है, और जागरूकता इसलिए कि गलत खबरें आपको भावनात्मक रूप से उलझा देती है। आप भावनाओं से नहीं, सूचना और दस्तावेज से चलेंगे तो हर परिस्थिति में सुरक्षित रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अफवाहों के बीच आपको बस ठोस और काम की जानकारी मिलती रहे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपडेट्स मिस मत कीजिए। अंत में एक बात जो हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए जरूरी है, कोई भी अपडेट आए उसे अपने कैडर केवल शहर के वर्गीकरण और सेवा की प्रकृति के अनुसार समझना जरूरी है। एक ही नियम का असर अलग अलग लोगों पर अलग हो सकता है। इसलिए सबको इतना मिलेगा वाली लाइन अक्सर गलत साबित होती है। आपका वास्तविक लाभ आपके पे लेवल बेसिक और लागू नियमों के अनुसार तय होगा। इसलिए जहां भी कोई गणना दिखाई जाए उसमें अपना डेटा रखकर ही निष्कर्ष निकालिए। यही समझदारी आपको नुकसान से बचाती है और आपकी प्लानिंग को मजबूत बनाती है। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपके फैसलों में स्पष्टता लाएगी। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सही, साफ और आसान भाषा में मिलता रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं।